Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the नक्सलिज्म के पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट्स, नक्सल मूवमेंट से रिलेटेड जो 9 पर्सनस हैं उनको एलिमिनेट किया गया है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज के द्वारा। सिक्योरिटी फोर्सेज के द्वारा इस ऑपरेशन को कैरी आउट किया गया। छत्तीसगढ़ का जो सदर्न पार्ट है वहाँ पे सिचुएटेड है दंतेवाड़ा एंड बीजापुर का एरिया, जहाँ पे इस ऑपरेशन को कैरी आउट किया गया है। स्टूडेंट्स, अगर हम डिस्कस करें नक्सलिज्म के पर्सपेक्टिव से तो आप देखिए कि हमारे जो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स हैं उनके द्वारा एक स्टेटमेंट है वो इश्यू किया गया था। बेसिकली उनके द्वारा जो टाइम पीरियड है वो बताया गया है कि 2026 का जो ईयर है जब तक जो नक्सलिज्म है उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज के द्वारा। क्या आप देखिए कि जो नक्सल मूवमेंट से रिलेटेड जो पर्सनस है उनको मेन स्ट्रीम के अंदर भी ऐड किया जाएगा अगर उनके द्वारा रिहेबिलिटेशन का जो प्लान है उसको चूज किया जाता है जो गवर्नमेंट के द्वारा सजेस्ट किया गया है। स्टूडेंट्स, अगर हम डिस्कस करें नक्सल मूवमेंट के पर्सपेक्टिव से तो आप देखिए कि जो नक्सल मूवमेंट का जो ओरिजिन है वो आपको सोशियो इकोनॉमिक जो कंडीशंस हैं, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस के अलावा कुछ ऐसे कोर इश्यूज हैं जैसे कि जो हमारा ज़मीन का जो इश्यू है, लैंड का जो इश्यू है वो आपको कोर इश्यू देखने के लिए मिलेगा इस मूवमेंट के बिहाइंड के अंदर में। इसके अलावा आप देखिए कि ज़मीन के अलावा जो जंगल है, जो फॉरेस्ट है, वो भी आपको यहाँ पे कोर इश्यू है वो देखने के लिए मिलता है नक्सल मूवमेंट के पर्सपेक्टिव से। इसके अलावा हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका जो सेंसिटिव वे में ना होना ट्राइबल एरियाज़ के अंदर में, आप देखिए कि हमारी जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उनके द्वारा भी रोल है वो प्ले किया गया है उन एरियाज़ के अंदर में। स्टूडेंट्स, 1967 के समय में आप देखिए कि जो ज़मींदारी जो सिस्टम है, लैंड का जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है, उसी के रिगार्डिंग में जो मूवमेंट है वो स्टार्ट होता है वेस्ट बंगाल के। वहाँ पे एक जगह है नक्सलबारी। लैंड इश्यू से स्टार्ट हुआ ये मूवमेंट वेस्ट बंगाल के नक्सलबारी से। आप देखिए कि जो सोशियो इकोनॉमिक जो कंडीशंस हैं, मोइस्ट जो आइडियोलॉजी है जिसके अंदर माओ जेडोंग का जो आइडियोलॉजी है कि जो पावर है बैरल ऑफ द गन से फ्लो किया करता है, तो आप देखिए उस आइडियोलॉजी का इस मूवमेंट के अंदर में ऐड होता है। उसके बाद में इनके द्वारा काफ़ी बार हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारे गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस है उसके ऊपर अटैक है वो देखने के लिए मिलेगा नक्सल मूवमेंट से रिलेटेड जो पर्सनस हैं उनके द्वारा। स्टूडेंट्स, अगर हम सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में डिस्कस करें तो आप देखिए कि एक तो वहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है इस एरिया के अंदर में जो नक्सल मूवमेंट है उनका प्रेजेंस है। नक्सल मूवमेंट या आप देखिए कि किसी भी जो क्रिमिनल एक्टिविटी से रिलेटेड जो गैंग्स हुआ करती हैं उनका जो आपको प्रेजेंस है वो देखने के लिए मिलेगा बॉर्डर एरियाज़ के रिगार्डिंग में। आप देखिए कि यहाँ पे छत्तीसगढ़ का जो सदर्न पार्ट है जो एरिया शेयर करता है आंध्र प्रदेश के साथ में भी, यहाँ से आपको उड़ीसा का जो एरिया है वो भी नियर बाई ही एरियाज़ के अंदर में सिचुएटेड है। और भी जो अलग अलग जो स्टेट्स हैं उनके जो डिस्ट्रिक्ट्स का एरिया यहाँ पे शेयर होता है। तो आप देखिए कि ये जो बॉर्डर एरिया का एरिया होने की वजह से कनेक्टिविटी वहाँ पे नहीं है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, तो इस वजह से जो नक्सल मूवमेंट का जो मेन पीक है, जो प्रेजेंस है, वो आपको इस बस्तर के रीजन के अंदर में देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स, लेटर फेज के अंदर में आप देखिए कि 1980s के समय में आपको जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, जो हमारा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, उसके द्वारा भी एक अपना जो रोल है वो प्ले किया गया है। क्योंकि आप देखिए कि जो डेवलपमेंट रिलेटेड जो डिस्प्लेसमेंट है वो ट्राइबल एरियाज़ का डिस्प्लेसमेंट के रिगार्डिंग में जो मेन इशू है जिसकी वजह से उनको एक अदर एरिया के अंदर रिहेबिलिटेट किया जाता है। उस ज़मीन को आप देखिए कि किसी इंडस्ट्रियल कंपनी को दे दिया जाएगा किसी माइनिंग एक्टिविटी के रिगार्डिंग में या किसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के पर्सपेक्टिव से। तो स्टूडेंट, जैसे ही उनका जो रिहेबिलिटेशन होगा तो उस समय में जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनके द्वारा रजिस्ट किया जाता है। नक्सल जो मूवमेंट से रिलेटेड पर्सनस है वो अपना जो ग्राउंड है उसको प्रिपेयर करते हैं। उसी तरीके से आपको वहाँ पे जो लोगों का जो कनेक्टिविटी है इस मूवमेंट के साथ में देखने के लिए मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, ये नक्सल मूवमेंट के बारे में हमने रीड किया, क्यों ये जो मूवमेंट है वो सोसाइटी के अंदर वहाँ पे स्प्रेड हुआ है, क्यों वहाँ से जो लोग हैं वो कनेक्ट करते हैं इस मूवमेंट के साथ में। क्योंकि जो कोर इशू है ज़मीन का और जंगल का है, और हमारी जो ट्राइबल कम्युनिटी है उसका प्रेजेंस आपको ज़मीन और जंगल के ही पर्सपेक्टिव से देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट, अगर हम डिस्कस करें कि गवर्नमेंट के द्वारा कोई इफर्ट्स हैं वो लगाए गए हैं जिससे कि इन लोगों को मेन स्ट्रीम के अंदर ऐड किया जाए, तो स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं उनके पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो आप देखिए कि रिसेंटली हमारी गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी सारे ऐसे इनिशिएटिव्स चलाई गई हैं। एक तो आपको रिहेबिलिटेशन का जो प्लान है वो देखने के लिए मिलता है कि रिहेबिलिटेट है वो किया जाए पर्सनस को मेन स्ट्रीम के अंदर में। नक्सल मूवमेंट से रिलेटेड पर्सनस हैं उनको भी रिहेबिलिटेट करने का जो प्लान है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट, अगर हम बात करें, आप देखिए कि पर्सनस को स्किल है वो प्रोवाइड करना है। वहाँ पे जो यूथ है प्रेजेंट समय में
तो उसके रिगार्डिंग में एक रोशनी स्कीम है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। रोशनी जो इनिशिएटिव है वो चलाया गया था। हमारे जो लेस डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि एस्पिरेशनल जो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है वो आपको देखने के लिए मिलता है। एस्पिरेशनल वो डिस्ट्रिक्ट ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो बेसिकली मेन जो इंडिकेटर्स उनको फुलफिल नहीं कर पाते हैं, तो उन मेन इंडिकेटर्स के रिगार्डिंग में जो लिटिल बिट एक्स्ट्रा इफर्ट्स है वो लगाया जाएगा उन डिस्ट्रिक्ट्स के वहाँ पे। तो स्टूडेंट्स एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम हुआ, रिहेबिलिटेशन का प्लान हुआ। स्किल के रिगार्डिंग में आप देखिए कि रोशनी इनिशिएटिव को लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से जो अफेक्टेड एरियाज हैं उसके लिए चलाया गया है। समाधान नाम का जो स्ट्रेटजी है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट समाधान जो स्ट्रेटजी है वो गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया था। और आप देखिए कि एक स्मार्ट पुलिस का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। स्मार्ट पुलिस का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, एस में बेसिकली हमारे पीएम सर के द्वारा सजेस्ट किया गया था। एस का जो मीनिंग है वो सेंसिटिविटी है, कि हमारी जो पुलिस ऑफिसर्स हैं जिनके द्वारा हमारा जो इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन किया जाता है, तो बेसिकली वो सेंसिटिव होने चाहिए लोगों का जो प्रॉब्लम्स है उसके रिगार्डिंग में कम्प्लीटली। आप देखिए कि उनका जो इस तरीके से बिहेवियर ना हो कि लोगों की जो प्रॉब्लम्स है उनको सोल्व ना करते हुए अपना जो पुलिस का जो स्टेट है या पुलिस का जो फोर्स है उसको यूज़ किया जाए पीपल्स के अगेंस्ट में। तो स्टूडेंट्स ये स्मार्ट पुलिस का कॉन्सेप्ट है, समाधान स्ट्रेटजी है, रोशनी है, रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, इन सबको चलाया गया। इसके अलावा अगर हम सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो काफ़ी सारे स्टेट्स के द्वारा अपना एक स्पेशल जो फोर्सेज हैं, जो डिफरेंट फोर्सेज है जिनके द्वारा नक्सल मूवमेंट को डील किया जा सके, उसके रिगार्डिंग में भी सेटअप किया गया था। जैसे कि आप देखिए कि 1989 के समय में काफ़ी बार हम जब रीड करते हैं नक्सल मूवमेंट के पर्सपेक्टिव से, तो आपने ग्रे हाउंड नाम का एक फोर्स है उसके बारे में सुना होगा। ग्रे हाउंड कहाँ पे है? ग्रे हाउंड आपको आंध्र प्रदेश के अंदर देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स आंध्र प्रदेश का भी आप देखिए कि वेस्ट गोदावरी का जो एरिया है, श्रीकाकुलम का जो एरिया है, ये कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो नक्सल अफेक्टेड हैं। वहाँ पे भी नक्सलिज्म का जो प्रेजेंस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। उड़ीसा के अंदर भी है। बेसिकली 2008 के समय में हमारे उस समय जो पीएम सर हैं उनके द्वारा कहा गया था इसको इंडिया का बिगेस्ट इंटरनल थ्रेट, हमारा जो इंटरनल सिक्योरिटी है जो कि आपका जीएस पेपर 3 के पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है, तो इंटरनल सिक्योरिटी का बिगेस्ट थ्रेट है वो बताया गया है नक्सल जो मूवमेंट है उसे। और आप देखिए कि उनके द्वारा काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स हैं उस समय चलाए गए थे कि एक रेड कॉरिडोर एरिया है वो भी यहाँ पे मेंशन आपको देखने के लिए मिलेगा। रेड कॉरिडोर एरिया क्या है? ऐसे जो डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ पे नक्सल अफेक्टेड एरियाज हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ के अंदर में हमने बस्तर के रीजन के बारे में रीड किया, दंतेवाड़ा है, बीजापुर का एरिया है। हमने आंध्र प्रदेश के अंदर में जो गोदावरी का जो एरिया है, वेस्टर्न गोदावरी जो डिस्ट्रिक्ट है, श्रीकाकुलम है। इसके अलावा आप देखिए कि महाराष्ट्र के वहाँ पे गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट है। गढ़चिरौली जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ महाराष्ट्र के वहाँ पे सिचुएटेड है। तो वहाँ पे आपको जो नक्सल मूवमेंट है, नक्सल मूवमेंट का जो कैडर है उसका प्रेजेंस आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये रेड कॉरिडोर है, इन सब को एलिमिनेट करने के लिए आंध्र प्रदेश के द्वारा ग्रे हाउंड नाम का जो फोर्स है उसको बनाया गया था। एक आईपीएस ऑफिसर हुआ करते हैं के एस व्यास सर हैं। जैसे कि आप देखिए कि पंजाब के अंदर जब इंसर्जेंसी का जो समय था तो उसको केपीएस गिल के द्वारा जिस तरीके से अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया गया था उसको एलिमिनेट करने के रिगार्डिंग में 80s एंड 90s के समय में, वैसे ही के एस व्यास सर के द्वारा ग्रे हाउंड है उसको सेटअप किया गया 1989 के समय में। फिर आपको ऑपरेशन ग्रीन हंट है 2010 के समय हमारी यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा ऑपरेशन ग्रीन हंट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। हमारा जो सीआरपीएफ है जिसका मेन वर्क आपको इंटरनल सिक्योरिटी का देखने के लिए मिलता है, तो आप देखिए कि उनकी रिगार्डिंग में बस्तरिया बटालियन है उसको सेटअप किया गया है। जॉइंट ऑपरेशन से उनको कैरी किया जाता है। ये जो एलिमिनेशन किया गया ये भी आपको जॉइंट ऑपरेशन के थ्रू ही देखने के लिए मिलेगा। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली आप देखिए कि नक्सल मूवमेंट से रिलेटेड जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब जब भी दंतेवाड़ा के बारे में रीड किया जाता है तो आपको एक आईएएस ऑफिसर है उनके इनिशिएटिव्स के बारे में पता होना चाहिए। आप देखिए कि 2008-10 के समय में यहाँ पे नक्सल मूवमेंट है वो अपने पीक के ऊपर हुआ करता था। इवन एक पॉलिटिकल पार्टी है उसका जो कैडर है, उसके जो मेन पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके ऊपर अटैक कर दिया गया था एक मीटिंग के दौरान में। तो स्टूडेंट जो दंतेवाड़ा का जो एरिया है वहाँ पे उस समय आईएएस ऑफिसर हैं ओम प्रकाश ओपी चौधरी हैं उनका नेम है। प्रेजेंट समय में वो आपको पॉलिटिक्स के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। तो आप देखिए कि जब वहाँ पे वो जो डीएम के रूप से पोस्टेड हुए दंतेवाड़ा के एरिया के अंदर में, तो उनके द्वारा एजुकेशन को प्रमोट करने के रिगार्डिंग में, सपोज कीजिए आज कोई उस समय कोई यूथ का जो पर्सन है, उस समय जो यंग एज के जो पर्सन है उनको तो बेसिकली स्किल एंड एजुकेशन प्रोवाइड करना होगा जिससे कि वो
मोइस्ट मूवमेंट या जो नक्सल मूवमेंट है उससे रिलेट अपना जो एफिलिएशन है उसको ना शो करें। तो आप देखिए कि उनके द्वारा जो छू लो आसमान, नन्हे परिंदे, ऐसे काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स हैं वो चलाए गए थे। दंतेवाड़ा को एज एजुकेशन सिटी के रूप से भी उनके द्वारा सेटअप करने का जो कोशिश है वो किया गया था, जब वो वहाँ पे जो डीएम के रूप से पोस्टेड थे आईएएस ओपी चौधरी। तो उनका जो आप वर्क है वो एग्जाम्पल के रूप से कोट कर सकते हो अपने आंसर्स के अंदर में, रीड करना अगर आपको नहीं पता है उनके बारे में। नेक्स्ट अगर हम ये आप जो जीएस पेपर 4 है उसमें सिविल सर्विस के पर्सपेक्टिव से जो रोल ऑफ सिविल सर्विस तो आपको जीएस पेपर 2 के अंदर देखने के लिए मिलेगा, बट आप देखिए जीएस 4 के अंदर में आपको एथिक्स है, सिविल सर्विस के अंदर एथिक्स का क्या इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से वर्क होना चाहिए, उसके बारे में भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ओपी चौधरी सर से पहले वहाँ पे अमित कटारिया सर हैं, वो भी उनके द्वारा भी काफ़ी अच्छे वर्क हैं वो किए गए थे इस एरिया के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें बंगाल गवर्नमेंट के बारे में है, तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा एक बिल है उसको प्रपोज किया गया है लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर में, कि जो रेपिस्ट है, जिनके द्वारा गैंग रेप है या वुमेन के अगेंस्ट में कोई भी एट्रोसिटीज़ है, क्राइम है, हरेसमेंट है, सेक्सुअल अब्यूज़ है, इस तरीके का एक्टिविटी किया गया है, तो उनका जो पनिशमेंट है उनको यहाँ पे इंक्रीज किया गया है। पनिशमेंट है उनको यहाँ पे इंक्रीज किया गया है, जिसके अंदर में आपको कैपिटल पनिशमेंट है वो रेपिस्ट के पर्सपेक्टिव से देखने के लिए मिलेगा। तो वेस्ट बंगाल का जो डेवलपमेंट है उसके बारे में यहाँ पे मेंशन है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो आंध्र प्रदेश के ही बारे में है। आप देखिए कि आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना के वहाँ पे, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश के वहाँ पे फ्लड का जो सिचुएशन है वो क्रिएट हुआ है। फ्लड का सिचुएशन किस वजह से क्रिएट हुआ है, वहाँ पे आप देखिए कि हैवी रेनफॉल की वजह से फ्लड का सिचुएशन क्रिएट हुआ। हमारा जो नेवी का ईस्टर्न नेवल कमांड है उसके द्वारा भी अपना जो फोर्स है उसको वहाँ पे डिप्लॉय किया गया है ईस्टर्न नेवल कमांड के द्वारा भी, जिससे लोगों को रेस्क्यू किया जा सके। एनडीआरएफ का जो टीम है, एसडीआरएफ का जो टीम है, उनको भी डिप्लॉय किया गया है। सेंटर के द्वारा भी जो असिस्टेंस है वो प्रोवाइड किया गया है, जिससे कि लोगों का जो रेस्क्यू है वो किया जा सके। स्टूडेंट्स नेक्स्ट अगर हम इसी न्यूज़ के पर्सपेक्टिव से एक जो न्यूज़ है और मेंशन था आज के न्यूज़पेपर के अंदर में, कि जो तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा कहा गया है कि हमारी काफ़ी सारी जो वाटर बॉडीज़ हैं, जो वाटर बॉडीज़ हैं उनके स्टेट के अंदर में, उनको फिर से यहाँ पे रिवाइवल करने का कोशिश किया जाए। स्टूडेंट्स आप देखिए कि फ्लड का जो सिचुएशन है वो क्रिएट क्यों होता है और वाटर बॉडीज़ का क्या यहाँ पे रोल है। आप देखिए कि अर्लियर फेज के समय में आपको हर एक विलेज के अंदर में, हर एक अर्बन एरिया के रिगार्डिंग में जोहड़ का जो कॉन्सेप्ट, अब ये जोहड़ का जो कॉन्सेप्ट है इसको नाम दिया जाता है जोहड़, ये नाम दिया जाएगा हरियाणा, राजस्थान, एवं पंजाब है, और आप देखिए कि गुजरात का जो एरिया है, जो वेस्टर्न पार्ट है, वहाँ पे जोहड़ वर्ड आपको देखने के लिए मिलता है। कहीं पे इसको स्मॉल लेक का नाम दे दिया जाता है, कहीं पे इसका जो नेम है वो डिफरेंट हुआ करता है। तो स्टूडेंट्स ये जोहड़ या स्मॉल लेक्स हैं वो उनके द्वारा बेसिकली फ्लड के समय में एक चेक डैम के रूप से, या आप देखिए कि वाटर है उसको एब्जॉर्ब करने के रिगार्डिंग में जो रोल है वो प्ले किया जाएगा हैवी रेनफॉल के दौरान में। बट स्टूडेंट्स अगर कंटिन्यूस 10 ईयर के लिए बारिश नहीं होता है या कम बारिश होता है, फ्लड के सिचुएशन की रिगार्डिंग में बारिश नहीं है, तो वहाँ पे एनक्रोचमेंट है वो किया जाएगा। एनक्रोचमेंट करने के बाद में हो सकता है वहाँ पे बिल्डिंग भी बना दिया जाए, कुछ और भी बना दिया जाए वहाँ पे, और जब फ्लड का वाटर आएगा, हैवी वाटर जब यहाँ पे रिलीज होता है रेनफॉल की वजह से, तो आप देखिए कि फ्लड का जो सिचुएशन है वो क्रिएट होगा। तो तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा कहा गया है कि जो स्मॉल जो एनक्रोच लेक हैं उनको यहाँ पे रिवाइवल किया जाए, जिससे कि फ्लड का जो सिचुएशन है वो ना क्रिएट हो। स्टूडेंट्स हमारे एग्जाम के पर्पज़ से क्या भी इंफॉर्मेशन क्या है, आप देखिए कि जब भी लेक्स के बारे में मेंशन है, जब भी यहाँ पे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के बारे में मेंशन किया गया है, तो आपको हमारे जो डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनके बारे में ज़रूर से पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स अगर हम डिस्कस करें डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, तो आप देखिए कि डीपीएसपी के अंदर आर्टिकल है 48A। 48A के अंदर क्या बताया गया है, हमें इन्वायरमेंट का जो प्रोटेक्शन है वो करना है, इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट लाइफ है उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट करना है, उसके बारे में जो मेंशन है वो आपको आर्टिकल 48A के अंदर देखने के लिए मिलेगा। बट हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटी है जिसको कि आर्टिकल 51A के अंदर मेंशन किया गया है, तो आप देखिए कि 51A के इस मेंशन के अंदर में यहाँ पे ये बताया गया है कि हमारे जो फॉरेस्ट हैं, जो लेक्स हैं, 51A का जो जी है, सॉरी क्लोज जी है, जिसके अंदर ये मेंशन है कि फॉरेस्ट है, लेक है, इनको यहाँ पे हमको प्रोटेक्ट है वो कैरी आउट करना है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें हरियाणा के अंदर में, आप देखिए कि जो काऊ विजिलेंटिज्म है उसके रिगार्डिंग में एक पर्सन का जो डेथ का जो न्यूज़ है उसको हमने कुछ दिन पहले ही रीड किया था, जहाँ पे मोब वायलेंस की वजह से उसका डेथ हुआ।
अब एक जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है उसको चेज किया गया, उनको सस्पेंशन के बेसिस पे, और आप देखिए कि उनको यहाँ पे मार दिया गया है। काउ विजिलेंटिज्म का एक केस है वो सामने आया है हरियाणा के वहाँ पे। तो स्टूडेंट जब भी काउ विजिलेंटिज्म या इस तरीके का जो इंसिडेंट्स है वो देखने के लिए मिलते हैं, तो आप देखिए कि अगर मॉब वायलेंस के बारे में है तो आपको तहसीन पूनावाला केस के बारे में पता होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मॉब वायलेंस या मॉब लिंचिंग के अगेंस्ट में जो गाइडलाइंस है उनको दिया गया था। इसके अलावा अगर आपको तहसीन पूनावाला ये बेसिकली केसेज आपके कहाँ पे यूज होंगे, आप सपोज कीजिए कोई यहाँ पे फ्लड से रिलेटेड कोई यहाँ पे मेंशन है जीएस पेपर सेकंड के अंदर में, तो आप डायरेक्टली अपना जो इंट्रोडक्शन है वो लिखोगे कि आर्टिकल या फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर मेंशन है एवरी इंडियन सिटीजन का यहाँ पे ड्यूटी है कि हमारे जो लेक्स हैं, जो इन्वायरमेंट हैं, जो पॉन्ड्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करके रखना है। तो ये बेसिक आपका जो आंसर राइटिंग है उसके अंदर हेल्प करेगा। सपोज कीजिए कोई मॉब वायलेंस के रिगार्डिंग में क्वेश्चन है, तो मॉब वायलेंस के रिगार्डिंग में आप तहसीन पूनावाला केस है उसको आप अपना जो कंक्लूजन है उसके अंदर मेंशन कर सकते हो कि दो द सुप्रीम कोर्ट आल्सो मेंशन दैट मॉब लिंचिंग है उसको एलिमिनेट करना है, उसका जो गाइडलाइन है उसको तहसीन पूनावाला केस के अंदर दिया गया है और अथॉरिटीज़ को उन गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट करने का ज़रूरत है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो काउ विजिलेंटिज्म के बारे में है, तो आप देखिए कि डीपीएसपी का जो आर्टिकल है वो आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 48, यहाँ पे 48A है जिसको कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया था। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड फॉरेस्ट का जो हमारा फॉरेस्ट का जो प्रोटेक्ट के बारे में आर्टिकल 48 के अंदर काउ स्लॉटरिंग है उसको यहाँ पे बैन करने के बारे में मेंशन है कि जो काउ स्लॉटरिंग है वो नहीं होना चाहिए। काउ के जो बेसिकली काल्फ है उसको प्रोटेक्ट करने का ज़रूरत है, ये आपको बेसिकली आर्टिकल 48 के अंदर मेंशन है। और हमारा जो लक्ष्मीकांत बुक है उसके द्वारा इसको गांधीयन प्रिंसिपल के रूप से भी डिफाइन किया गया है। जैसे गांधी जी के कुछ आइडियाज़ एंड प्रिंसिपल्स हैं उसके रूप से भी इसको डिवाइड किया गया है। आपको याद होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में कोई भी डिवाइड है या गांधीयन प्रिंसिपल इस तरीके का कॉन्सेप्ट है वो नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ओनली आर्टिकल्स मेंशन है और उसके अंदर प्रोविजंस उनको बताया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें वर्ल्ड बैंक के द्वारा इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको प्रेडिक्ट किया गया है, उसको 7% वो बताया गया है। स्टूडेंट्स IMF के द्वारा ADB जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उनके द्वारा भी इंडिया का जो ग्रोथ है उसको प्रोजेक्ट किया गया था। अब आप देखिए कि जब भी हम वर्ल्ड बैंक के बारे में रीड करते हैं, अब ये तो ग्रोथ को प्रोजेक्ट कर दिया गया, बता दिया गया कुछ इफर्ट्स हैं, एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे जनरेट हुआ है जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ है वो देखने के लिए मिलेगा अलग अलग फैक्टर्स के रिगार्डिंग में। बट आप देखिए कि जब भी हम वर्ल्ड बैंक एंड IMF के बारे में रीड करते हैं तो किस कॉन्फ्रेंस के थ्रू इन बोथ इंस्टीट्यूशंस को सेटअप किया गया था? ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस है। ब्रेटन वुड के ट्विंस के नाम से भी इनको जानते हैं हम। 1945 के समय ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुआ और उसके थ्रू आप देखिए उसके दो ट्विंस हैं, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, उसको सेटअप किया गया। वर्ल्ड बैंक का एक अदर नेम आपको यहाँ पे जो अदर नेम है जो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट भी देखने के लिए मिलेगा। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है, ये भी आपको अदर नेम है वो देखने के लिए मिलता है। क्योंकि आप देखिए कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद में इनको सेटअप किया गया था। वर्ल्ड वॉर सेकंड की वजह से जो डिजास्टर क्रिएट हुआ, जो डिस्ट्रक्शन क्रिएट हुआ, उसको रीस्ट्रक्चरिंग करना है, उसको रीडेवलप करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे ADB के बारे में भी मेंशन है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा भी इंडिया का जो फोरकास्ट है उसको यहाँ पे हायर किया गया था, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा भी अब किया गया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में जब भी हम रीड करते हैं, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, फिलीपाइंस का कैपिटल क्या है, मनीला के अंदर हेडक्वार्टर है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि इंडिया का यहाँ पे जो शेयर होल्डिंग है वो काफ़ी अच्छा है, इंडिया का जो शेयर होल्डिंग है वो काफ़ी सही है। 1966 के समय इसको सेटअप किया गया था वर्ल्ड बैंक के, वहाँ पे वेस्टर्न पावर कंट्रीज का डोमिनेशन है। बट क्या आप देखिए कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के अंदर में ओनली एशिया की कंट्रीज हैं, एशिया के कंट्रीज नहीं है स्टूडेंट्स। USA भी आप देखिए इसका पार्ट है, तो USA भी इसका पार्ट है। एशियन डेवलपमेंट बैंक 1966 के समय सेटअप हुआ। हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला के अंदर हेडक्वार्टर है। एशियन कंट्रीज़ के द्वारा इसका एक ससेक नाम का जो प्रोग्राम है वो भी चलाया जाता है। साउथ एशिया के रिगार्डिंग में ससेक नाम का जो प्रोग्राम है वो भी चलाया जाता है ADB के द्वारा। ससेक नाम का प्रोग्राम, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यूक्रेन के वहाँ पे अटैक किया गया है रसिया के द्वारा, कुछ लोगों का डेथ हुआ है। कंटिन्यूस ये न्यूज़ है, तो एग्जाम के पर्पज़ से ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। रसिया के जो पॉलिटिकल लीडर हैं मंगोलिया के वहाँ पे गए हैं। मंगोलिया कहाँ पे सिचुएटेड है? नॉर्दर्न पार्ट के अंदर रसिया है, सदर्न पार्ट के अंदर आप देखिए कि कौन है, चाइना है।
और यहाँ पे एक लैंडलॉक कंट्री है मंगोलिया। मंगोलिया का कैपिटल क्या है? मंगोलिया का कैपिटल है, आप कमेंट से आप रीड करना कमेंट सेक्शन के अंदर, तो क्या बताओगे इसके बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें मंगोलिया के बारे में, तो 13 सेंचुरी के समय वहाँ पे एक रूलर हुआ करते थे चंगेज खान। चंगेज खान के द्वारा इंडिया के ऊपर अटैक क्यों नहीं किया गया था, ये भी एक क्वेश्चन काफ़ी बार आपको देखने के लिए मिलेगा। चंगेज खान के द्वारा इंडिया के अंदर अटैक है वो हो सकता था। आप देखिए एक सेंट्रल एशिया के साथ में इनका जो राइवलरी है वो चला करता था, मंगोल जो एम्पायर है उनका। और मंगोल एम्पायर अपना जो आर्मी का जो वॉरफेयर स्किल्स है उसके लिए जाना करते थे। बुखारा के अंदर में इनके द्वारा किस तरीके से जो डिफेंस फोर्सेज है उनके द्वारा ऑपरेशंस को कैरी आउट किया गया था उस समय में, उसके बारे में आप रीड करोगे हिस्ट्री के अंदर में, जब मेडिवल हिस्ट्री को रीड करोगे। और आप देखिए कि जब इनके द्वारा अटैक किया गया तो वहाँ पे सेंट्रल एशिया से जो पर्सन है वो इंडिया के लिए आ गया था। उसका जो सन है मेन पर्सन, तो आप देखिए कि कैस्पियन सी के लिए चला जाता है। और मंगोल्स के द्वारा जो सी है उसको क्रॉस नहीं किया जाता था, जैसे कि हमारे यहाँ पे भी एक जो कॉन्सेप्ट है वो देखने के लिए मिलेगा। और आप देखिए कि जब ब्रिटिश यहाँ पे आते हैं इंडियंस को रिक्रूट करते हैं तो उनको सी के थ्रू माइग्रेट करते हैं, और सी को यहाँ पे क्रॉस करना एक जो अच्छा जो प्रोसेस है या ट्रेडिशन या कस्टम के रूप से नहीं माना जाता था इंडिया के अंदर उस समय में। तो आप देखिए कि स्टूडेंट्स मंगोल्स भी नहीं करते थे, कैस्पियन सी के लिए वो पर्सन चला जाता है, उसका जो सन है वो फिर से इंडिया के लिए आता है जब मंगोल्स के द्वारा अटैक किया जाएगा। इल्तुतमिश के द्वारा, इल्तुतमिश का रूल हुआ करता था उस समय में, उनके द्वारा अलाउ नहीं किया गया था यहाँ पे मंगोल जो बेसिकली पर्सन है जिनके द्वारा इंडिया के अंदर जो शरण है वो मांगी गई है। इल्तुतमिश का जो टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए कि 1206 के अंदर मोहम्मद गोरी का डेथ होता है। 1206 के अंदर में मोहम्मद गोरी की डेथ के बाद में उसके दो जनरल हुआ करते थे, कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, एक बख्तियार खिलजी हैं। बख्तियार खिलजी को तो पावर नहीं मिलता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को पावर है वो मिलता है। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर 1210 तक पावर के अंदर रहेंगे। उसके बाद में उनके जो सन आते हैं कुछ समय के लिए, बट वो इनकम्पिटेंट हैं, राज है वो नहीं चला पाते थे। उसके बाद में उनके जो दामाद है इल्तुतमिश पावर के अंदर में आते हैं, 1211 से लेकर 1236 तक वो पावर के अंदर रहेंगे। और इल्तुतमिश के द्वारा सेंट्रल एशिया से जो पर्सन आया उसको एंट्री नहीं दी गई। और आप देखिए कि उसके बाद में जो मंगोल जो एम्पायर के जो पर्सन है चंगेज खान, उनके द्वारा अटैक नहीं किया गया इंडिया के अंदर में। चंगेज खान के बारे में और भी आपको पता होना चाहिए, डिफरेंट हिस्टोरियंस के द्वारा और कुछ भी बताया गया है कि इंडिया का जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो वार्म क्लाइमेटिक कंडीशन आपको देखने के लिए मिलता है। तो आप देखिए कि जो सेंट्रल एशिया के जो वहाँ पे आपको कोल्ड कंडीशंस हैं, तो वहाँ से जब उनका जो आर्मी इंडिया के लिए आया तो उनके द्वारा यहाँ पे कंडीशंस की वजह से भी वो चले गए थे। चंगेज खान का ऐसा भी बताया जाता है कि उनका एज हो चुका था, वो वॉरफेयर एक्टिविटी के अंदर ज़्यादा कुछ इंटरेस्टेड नहीं थे। तो ये काफ़ी कुछ ऐसे रीजन्स है जो आप मेडिवल हिस्ट्री के अंदर रीड करोगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें फॉरेन ट्राइब्यूनल के बारे में है, 1946 के समय सेटअप हुआ, उसके ऑर्डर के थ्रू, फिर इसको लास्ट के 2 डिजिट है उनको आप चेंज कीजिए, 1964 के समय इसको सेटअप किया गया। पहले यूनियन गवर्नमेंट के पास ही पावर हुआ करता था फॉरेन ट्राइब्यूनल को सेटअप करने का, बाद में अमेंडमेंट लाया गया, अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी सेटअप कर सकता है लोकल लेवल के ऊपर में। फॉरेन ट्राइब्यूनल के द्वारा जो डी वोटर हैं, जो डिफॉल्ट पर्सन है, जिनके पास में डाउट कर लिया गया है कि ये पर्सन इंडिया से बिलोंग नहीं करता है, इसके पास में डॉक्यूमेंट्स नहीं है, इनको अपना जो फैमिली ट्री है, जनरेशन है, वो नहीं बता सकते हैं, तो बेसिकली उन पर्सन्स को डाउटफुल वोटर के रूप से डाल दिया जाता है उस कैटेगरी के अंदर में। वहाँ पे फॉरेन ट्राइब्यूनल के अंदर उनका केस होता है। फॉरेन ट्राइब्यूनल का केस के अंदर में काफ़ी कुछ ऐसे पर्सन्स हैं जिनको नॉन सिटीजन के रूप से डिक्लेयर किया गया है, तो ट्रांजिट कैंप्स के अंदर में उनको सेंड किया गया है आसाम के वहाँ पे। सेटअप के बारे में आपको पता होना चाहिए, कौन सेटअप करता है, लोकल लेवल पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा सेटअप किए जा सकते हैं। एनसीसी के बारे में है, एनसीसी आप देखिए कि 1917 के समय जब इंडिया कॉलोनी हुआ करता था, तो उस कॉलोनियल एरा के समय में यूनिवर्सिटी कोप्स नाम से एक जो इंस्टीट्यूशन है वो सेटअप किया गया था कि यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर स्टूडेंट्स को ऐसे प्रिपेयर करना है कि डिफेंस का जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उनको होना चाहिए। और आप देखिए कि प्रेजेंट समय भी आपको देखने के लिए मिलेगा, इंडिपेंडेंस के बाद में एक कमेटी बनता है, एच.एन. कुंजरू नाम का वो कमेटी है, एच.एन. कुंजरू नाम का वो कमेटी है, उनके द्वारा बेसिकली इसको सेटअप किया गया था 1948 के समय में। और एनसीसी के अंदर में आपको 3 विंग्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो देखने के लिए मिलेगा। एनसीसी का जो कॉन्सेप्ट है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में है, और आप देखिए कि बॉयज हैं एंड गर्ल्स हैं, सभी को यहाँ पे बेसिक जो डिफेंस का जो सर्विस है वो प्रोवाइड किया जाता है। क्या एनसीसी लाइन ऑफ डिफेंस है? एनसीसी लाइन ऑफ डिफेंस नहीं है स्टूडेंट्स, ये आपको जरूर से पता होना चाहिए। एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ था इसके रिगार्डिंग में 2017 के समय में।
एक फेक कैंप मिला है तो उसके बारे में मेंशन था, आपको एनसीसी के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में है, तो स्टूडेंट्स यूएन का जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे एक मीटिंग है वो ऑर्गेनाइज होगा, समिट फॉर द फ्यूचर, सितंबर के 22 एंड 23 सितंबर के वहाँ पे। तो आप देखिए उसके अंदर जो यहाँ पे डिसेसिव जो मूवमेंट है आने वाले समय के रिगार्डिंग में, कि ग्लोबल डिप्लोमेसी के द्वारा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको कैसे यहाँ पे डील किया जाएगा जो समिट फॉर द फ्यूचर के अंदर में। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें यूएन का जो प्लेटफॉर्म है, तो यूएन के प्लेटफॉर्म के वहाँ पे आपको जो ग्लोबल डिजिटल जो कॉम्पैक्ट है वो देखने के लिए मिलता है। ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट का जो एडवांसमेंट का ज़रूरत है कि ऑल स्टेक होल्डर्स को यहाँ पे इस ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट के अंदर में ऐड करते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिगार्डिंग में जो डिसीजंस है वो लिए जाएं, या इसका जो एडवांसमेंट है उसका प्रेजेंट समय में ज़रूरत है। ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट के अंदर ही बताया गया है कि यूएन जो कोलोबरेटिव एंड द मल्टी सेक्टरल जो यहाँ पे जो थिंग्स है उनको एड्रेस करने का ज़रूरत है। प्रेजेंट समय में हमारे यहाँ पे डिजिटल डिवाइड भी है और एसडीजी गोल्स हैं उसके एडवांसमेंट का भी ज़रूरत है, जिससे कि इन सभी सेक्टर्स को भी ऐड किया जाए ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट के अंदर में। एसडीजी गोल्स के अंदर भी ये टारगेट्स हैं वो ऐड किए जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, अभी रिसेंटली आप देखिए कि हमारा जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है वहाँ पे यहाँ पे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिगार्डिंग में जो प्रोपोजल्स हैं जिनको कि अडोप्ट किया गया है, एक आपको यूएस से रिलेटेड देखने के लिए मिलता है। यूएस के द्वारा बताया गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो सेफ सिक्योर यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव से जो यूज है वो होना चाहिए, कोई भी मिस यूज है वो नहीं होना चाहिए। तो यूएस का जो रिजोल्यूशन है वो है यहाँ पे सेफ सिक्योर एंड इसका ह्यूमैनिटेरियन यूज के रिगार्डिंग में। बट आप देखिए कि सेकंड आपको जो रिजोल्यूशन है वो चाइना के पर्सपेक्टिव से उनके द्वारा कहा गया है कि इसका जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन के रिगार्डिंग में या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिगार्डिंग में जो कोऑपरेशन है उसको किस तरीके से सेटअप करना है उसका वो रिजोल्यूशन है। इंडिया के स्टैंड के बारे में डिस्कशन है। इंडिया के स्टैंड के बारे में आप देखिए कि इंडिया में जब G20 का मीटिंग हुआ था तो ग्लोबल अलायंस फॉर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके रिगार्डिंग में इंडिया का जो प्रपोजल है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। इंडिया के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिगार्डिंग में ग्लोबल साउथ का भी लीडर है, तो ग्लोबल साउथ के अंदर जो डिजिटल डिवाइड है, इंटरनेट का जो कनेक्टिविटी नहीं है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उसके रिगार्डिंग में भी जो कंसर्न्स है उसको रेज करने का यहाँ पे ज़रूरत है। इंडिया के द्वारा UDHR है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट है, SDG गोल्स है, उनको ध्यान में रखते हुए ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको यहाँ पे सेटअप करना है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इंडिया का जो रोल है, जो डीप हिस्टोरिक लेगेसी, ग्लोबल साउथ का कोऑपरेशन, कॉमन बट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो क्लाइमेट चेंज के अंदर में हमने जो कॉन्सेप्ट है उसको अडॉप्ट किया है, क्योंकि आप देखिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो एक नया सेक्टर है। अगर यहाँ पे वेस्टर्न पावर कंट्रीज़ के द्वारा इसके रिगार्डिंग में रेगुलेशंस लगा दिए जाते हैं, तो आप देखिए कि जो यहाँ पे कुछ ऐसे पर्सन्स हैं जिन तक इस जो टेक्नोलॉजी है उसका पहुँच नहीं पहुँचा है, डिजिटल डिवाइड है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो उनको तो बेसिकली कम्प्लीटली रेस्ट्रिक्शंस देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि क्लाइमेट चेंज के अंदर में कॉमन बट डिफरेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, तो वैसे ही किसी कॉन्सेप्ट को ग्लोबल साउथ के लिए प्रमोट करने का ज़रूरत है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनकम इनइक्वलिटी के बारे में है, सैम पिट्रोदा हैं जिनके द्वारा हमारा जो टेलीकॉम सेक्टर है उसके रिगार्डिंग में वर्क आपको देखने के लिए मिलेगा 1985 के समय में। आप देखिए कि इनकम इक्वलिटी के बारे में बताया गया है कि एक कॉम्प्लेक्स इश्यू है, काफ़ी सारे ग्लोबल चैलेंज इनकम इनइक्वलिटी के बारे में। तो किन किन एरियाज़ के अंदर में जो वर्क है वो करना चाहिए। एक तो फर्स्ट बताया गया है कि प्रोग्रेसिव जो टैक्सेशन का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, कि रिच पर्सन से पुअर पर्सन के रिगार्डिंग में जो टैक्स अगर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो बताया गया है। बट आप देखिए कि इसको डिस्ट्रीब्यूशन के पर्सपेक्टिव से ना देखा जाए, प्रोग्रेसिव जो टैक्सेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव कॉन्सेप्ट से ना देखते हुए यहाँ पे जो रिच पर्सन है, जो वेल्दी पर्सन है, उससे पुअर को अगर दिया जाता है तो उसका जो एजुकेशन, उसका जो सोशल स्कीम्स है उसके रिगार्डिंग में इसका जो यूटिलाइजेशन है या यूज है वो किया जाए। एजुकेशन एंड स्किल को यहाँ पे डेवलप करने का ज़रूरत है। एजुकेशन स्किल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपको यहाँ पे किसी भी विशेष साइकिल से बाहर निकलना है, एजुकेशन तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और आप देखिए कि एजुकेशन के अलावा जो स्किल है वो भी इम्पोर्टेंट है। अगर आपको यहाँ पे जो बेटर लेवल के अंदर जो लाइफ है उसको जीना है, जो सोर्स ऑफ इनकम है उसको यहाँ पे सिक्योर करना है, तो उसके रिगार्डिंग में। थर्ड अगर हम डिस्कस करें फेयर लेबर लॉज के बारे में है कि हमारे जो लेबर लॉज हैं सेफ एंड सिक्योर होने चाहिए। वर्कर्स के रिगार्डिंग में मिनिमम वेज का जो कॉन्सेप्ट है वो होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट होना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग में,
और इनके द्वारा जो सुपर रिच के द्वारा जो कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में भी डिस्कस किया गया है, जैसे कि जो बिल गेट्स हैं, वारेन बफेट है, उनके द्वारा जो कंट्रीब्यूट किया जाता है, और उनके द्वारा एक मूवमेंट भी है गिविंग प्लेज के बारे में। गिविंग प्लेज का जो मूवमेंट है वो क्या है कि जो रिच पर्सन है उनके द्वारा पुअर्स को डिफरेंट डिफरेंट वेज के अंदर में जो असिस्टेंस है वो प्रोवाइड किया जाता है। और स्टूडेंट्स यहाँ पे गिविंग प्लेज के अलावा आप देखिए गांधीयन मॉडल है जो डिसेंट्रलाइजेशन के प्रोसेस के बारे में, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया कि इन सेक्टर्स को अगर इंडिया के द्वारा ध्यान दिया जाता है तो इनकम इनइक्वलिटी है उस चैलेंज को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट्स कौन कौन से हैं, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के बारे में है। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन क्या है कि वेल्दी जो पर्सन है उनसे टैक्स लिया जाए या उनसे इनकम का जो रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, और रीडिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से नहीं है कि पुअर को डायरेक्टली मनी दे दिया गया, उनको कुछ स्कीम्स के थ्रू यहाँ पे बेनिफिट है वो प्रोवाइड किया जाए। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के बाद में सेकंड क्या है कि पर्सनस को स्किल होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए, तो स्किल और एजुकेशन काफ़ी अच्छे से प्रमोट करना है उनकी सेफ एंड सिक्योर लाइफ के रिगार्डिंग में। थर्ड आप देखिए कि क्या है यहाँ पे कि लेबर लॉज अच्छे से होने चाहिए, अगर वो वर्क करते हैं तो उनको मिनिमम इनकम होना चाहिए, सेफ एंड सिक्योर वर्किंग कंडीशंस होना चाहिए, तो उन सभी के बारे में मेंशन है। फोर्थ क्या है कि हमारे कंट्री को इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का ज़रूरत है, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, कंट्री के अंदर कनेक्टिविटी है, बहुत सारे जो एरियाज है उसके अंदर वो हेल्प को प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें सुपर रिच से जो वॉलंटरी बेसिस पे जो शेयरिंग इज केयरिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको प्रमोट करने का ज़रूरत है कि यहाँ पे जो गिविंग प्लेज है उसको अडोप्ट किया जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में है, तो क्या आप देखिए कि जब कोविड का जब 19 का जब समय आता है उससे पहले, उससे कुछ साल पहले यूएसए एंड इंडिया के द्वारा कॉर्पोरेट टैक्स है उसको रिड्यूस किया गया था। और कॉर्पोरेट टैक्स को रिड्यूस करते हुए इस तरीके से जो आपको वर्किंग है वो देखने के लिए मिलेगा कि इससे जो एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट होगा, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका जो लाइफ है वो उसके जो वेज रेट हैं वो इंक्रीज होंगे। तो क्या स्टूडेंट्स इसकी वजह से वेज के ऊपर इम्पैक्ट हुआ है, बट आप देखिए कि कोविड-19 की वजह से जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ, तो इन डिसीजंस का जो बेसिक जो आउटकम क्या रहा उसको हम एनालिसिस से वो नहीं कर सकते हैं, बट उसके बाद में भी बताया गया है कि कुछ वेज के अंदर में जो इम्प्रूवमेंट है वो देखने के लिए मिला है, कुछ डिफरेंट एरियाज़ के बारे में यहाँ पे डिस्कशन है। तो बेसिकली कट पेंडेमिक से पहले कुछ कट किया गया था, यूएस के अंदर में 35% कॉर्पोरेट टैक्स हुआ करता था, उनके द्वारा 21 कर दिया गया था। इंडिया के द्वारा 2 कैटेगरी के अंदर किया गया था, कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है तो उनका 30% जो कॉर्पोरेट टैक्स है उसको 22 कर दिया गया, और न्यू कंपनी अगर कोई सेटअप होता है तो 25 से 15% जो यहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स है वो किया गया। तो स्टूडेंट्स वेज का जो फॉलन है वो हुआ था कोविड के डिस्टर्बेंस की वजह से। तो आप देखिए कि यहाँ पे कॉर्पोरेट सेक्टर जो टैक्सेशन के डोमेन से इंडिविजुअल पर्सन को यहाँ पे टैक्सेशन का जो डोमेन है उसके अंदर में एंटर किया गया है, और 1 लाख करोड़ का जो टैक्स रिवेन्यू का जो लॉस है वो कंट्रीज को हुआ था इस कॉर्पोरेट टैक्स के रिगार्डिंग में। तो ये कुछ उसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन था। गूगल की मोनोपोली के बारे में है। स्टूडेंट जब भी हम इंटरनेट के बारे में रीड करते हैं, सर्च के बारे में रीड करते हैं, तो हम गूगल का एक इंजन है जिसको कि हम गूगल सर्च इंजन के नाम से जानते हैं। गूगल का जो इंजन है सर्च इंजन, उसी को मैक्सिमम यूज किया जाता है। तो गूगल कंपनी मार्केट के अंदर में आप देखिए कि इस टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्टर के अंदर में ओनली कंपनी है जिसका डोमिनेशन है, क्योंकि 90% इनके द्वारा जो गूगल सर्च इंजन है उसी के द्वारा जो वर्क है उसको कैरी आउट किया गया है। गूगल के द्वारा अपना जो एडवर्टाइजमेंट प्रोसेस है उसके थ्रू आप देखिए कि जो मोबाइल जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, जो लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, उनको जो मनी है वो दिया जाता है, जिससे कि जो सर्च इंजन है वो डिफ़ॉल्ट वे में गूगल का ही जो सर्च इंजन है वो ऐड किया जाए। स्टूडेंट्स और भी काफ़ी सारे सर्च इंजन्स हैं, तो यहाँ पे मार्केट का जो मोनोपोली है उसके रिगार्डिंग में भी यूएस के अंदर जजमेंट दिया गया था कि गूगल के ऊपर कुछ बैन है वो लगाया गया था कि अक्यूज्ड माना गया था कि उनके द्वारा इलीगल जो मोनोपोली है उसको अडॉप्ट किया गया है। बट केस के अंदर में आप देखिए कि यूएस के वहाँ पे यूएस का जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है उसके द्वारा ये भी माना गया कि जो गूगल है वो ओनली कंपनी है, और किसी भी मार्केट के अंदर अगर आपका 90% डोमिनेशन है तो आपका जो इस तरीके का जो मोनोपोली है उसको एलिमिनेट करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो ये मार्केट मोनोपोली के बारे में था, गूगल का जो सर्च इंजन का जो मार्केट मोनोपोली है उसके पर्सपेक्टिव से। जयपुर जो यूनेस्को हेरिटेज सिटी है, तो उसका जो हेरिटेज सिटी जो कोर एरिया है, जो जयपुर का जो एंशिएंट समय का कोर एरिया है, तो आप देखिए कि उसको 100 करोड़ के आसपास कुछ मनी है वो वहाँ पे स्पेंड किया जाएगा, जिससे कि इस कोर एरिया जिसको कि हम परकोटा के नाम से भी जाना करते हैं,
1727 के समय स्वाई जयसिंह नाम के जो पर्सन है उनके द्वारा इसको सेटअप किया गया था जयपुर सिटी। अर्लियर पेज के अंदर आप देखिए कि आमेर नाम का एक जगह है जो कि फोर्ट एरिया है, हिल के वहाँ पे जयपुर आपको ग्राउंड के अंदर देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मणिपुर के अंदर जो अटैक हुआ तो सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर जो लूट किया गया था एम्यूनेशन उसी को यूज किया गया है। ड्रोन अटैक जो है उसके अंदर में मणिपुर का जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा एक कमेटी बनाया गया है जिसके द्वारा इस अटैक्स को यहाँ पे जांच किया जाएगा। हमारा जो डिफेंस के रिगार्डिंग में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, किसके द्वारा हेड की जाती है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल? मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के द्वारा। तो उसके द्वारा आप देखिए कि डिफेंस के कुछ प्रपोजल्स हैं उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे जो अप्रूवल है वो दिया गया है। नेटफ्लिक्स के अंदर एक OTT प्लेटफॉर्म है नेटफ्लिक्स, वहाँ पे आप देखिए कि एक मूवी एक वेब सीरीज है वो आया है IC-814। IC-814 क्या है? इंडिया का एक प्लेन है उसको हाईजैक कर लिया गया था। उसके अंदर टेररिस्ट के द्वारा कुछ कोड नेम्स रखे गए थे, तो कोड नेम्स के रिगार्डिंग में कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ है कि जो टेररिस्ट के द्वारा जो प्लेन्स के अंदर जो कोड नेम रखे गए थे उनके रिगार्डिंग में कुछ बताया नहीं गया सीरीज के अंदर में ओरिजिनल नेम उनके क्या हैं। तो उसी के रिगार्डिंग में कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ जिसका डिस्क्लेमर है वो नेटफ्लिक्स के द्वारा वेब सीरीज के अंदर ऐड किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के उस सम्मन की बात से। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कोंगो के बारे में है। प्रिजन अटैक के अंदर में कुछ पर्सन्स का डेथ हुआ है। कोंगो है यहाँ पे बेसिकली युगांडा के बारे में मेंशन है, अपोजिशन के लीडर के ऊपर अटैक किया गया। वेनेजुएला के वहाँ पे आप देखिए कि अपोजिशन के जो लीडर हैं उनको अरेस्ट ही कर लिया गया है। और नेक्स्ट आप देखिए कि टेलीग्राम के जो फाउंडर हैं उनके रिगार्डिंग में UN के द्वारा ह्यूमन राइट का जो वायलेशन है उसके रिगार्डिंग में बताया गया है। फ्रेंच के वहाँ पे टेलीग्राम के जो फाउंडर हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया था। बांग्लादेश के अंदर जमात को अभी आप देखिए कि जो बैन है उसको हटा दिया गया है। फॉर्मर जो PM हैं उनके रिगार्डिंग में काफ़ी सारे केसेस थे उनको भी एक्विटल कर दिया गया है उन केसेस के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट अगर हम बात करें मंगोलिया के विजिट के लिए गए हैं रसिया के जो पॉलिटिकल लीडर हैं, और आप देखिए कि इंटरनेशनल जो क्रिमिनल कोर्ट है उसका इनको बेसिकली जो अरेस्ट का जो नोटिस है वो भी है। तो ICC का जो वारंट है उसको बेसिकली साइड रखते हुए मंगोलिया के विजिट के लिए गए हैं। मंगोलिया यहाँ पे ICC का पार्ट भी है बट उनके द्वारा अरेस्ट है वो नहीं किया गया है। क्या इंडिया ICC का पार्ट है? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का पार्ट है? नहीं है। ICC का हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम के वहाँ पे है। और आप देखिए कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो हेडक्वार्टर है वो भी रोम के वहाँ पे ही सिचुएटेड है। तो स्टूडेंट्स ये कुछ न्यूज़ हैं आज का हमारा जो न्यूज़पेपर है उससे रिलेटेड, आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी